एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो कैसे हो आप सब लोग। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू स्टार्ट योर 10th स्टैंडर्ड। सो जो भी बच्चे अभी गए हैं 9th स्टैंडर्ड से 10th में, उनको कुछ सोच रहे हो, कुछ काफ़ी काम रहे होंगे, कुछ काफ़ी सैड हो गए होंगे कि भाई हम 10th स्टैंडर्ड में भी आ गए। कुछ काफ़ी खुशी में होंगे और कुछ बहुत एक्साइटेड होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोग अपना 10th स्टैंडर्ड बहुत ही स्मूथली स्टार्ट कर सकते हो। आपको कौन से सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है ताकि बोर्ड्स में आपके आ सके बहुत अच्छे ग्रेड्स और आप पास हो फ्लाइंग कलर्स के साथ। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस। ठीक है, ये बाहर से आवाज़ आ रही है बाय द वे। ठीक है, ये हम मेरी और मैं इसको फिक्स भी नहीं कर सकती हूँ। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके। सो आज की वीडियो में आई होप सबको क्लियर दिख रहा होगा, बिकॉज मैंने यहाँ पर अपना फ्लैश लाइट भी ऑन किया हुआ है, अदरवाइज़ काफ़ी क्वालिटी बैड आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पर इसलिए मैंने इस तरीके से किया हुआ है। ओके, आई होप इतना सबको समझ में आ रहा है। ओके, सो 10th स्टैंडर्ड में जाने के लिए सबसे पहले आप लोग 9th में पास हो गए होगे। दैट्स वेरी गुड। ओके, देखो, सो आप सब लोगों को पता होगा कि आपके 3 लैंग्वेजेस होते हैं, जो होते हैं इंग्लिश, हिंदी और मराठी, जिसमें से ज़्यादातर बच्चों को बस ये सब्जेक्ट मराठी के लिए बहुत टेंशन हो रहा होगा। सो आप लोग एक बात ध्यान रखना, मराठी में आप लोगों को काफ़ी सारे चैप्टर्स मिलेंगे, जिसमें आप सब लोगों को स्वमत और स्थूलवाचन भी याद करना होगा, जो कि काफ़ी ब्रीफ आंसर्स होते हैं, राइट। तो इसमें आप लोगों को ब्रीफ्स भी याद करने पड़ेंगे। सो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है ना, जैसे आप लोगों का अप्रैल है, राइट। सो आप लोगों को मई से ही, सॉरी मैंने मैप लिख दिया, मई से ही आप लोगों को मराठी की तैयारी शुरू करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है। सो गाइज, यस, आप लोगों को मई से ही आपकी जो मराठी की पढ़ाई है वो स्टार्ट कर देना है, ताकि आप लोगों का जो मराठी है वो थोड़ा अच्छा हो सके। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो देखो भाई, हिंदी आपकी 9th जैसा नहीं है। हिंदी अगर मैं बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी आपकी 9th जैसा अब नहीं रहा है। हिंदी में काफ़ी हार्ड हिंदी आएगी, जैसे कि वर्षी जलद, फिर मैं बोलूँगी और भी काफ़ी थे, जैसे गिरधर नागर, और एक चैप्टर था वो वाला, और काफ़ी इजी चैप्टर भी, जैसे लक्ष्मी, ठीक है, और मेरे हमदर्द। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छे, बहुत इजी है, और ऐसे और वर्षचलत और ऐसे कुछ पोएम्स बहुत संस्कृत वाली लैंग्वेज में लिखी हुई हैं, जो बहुत हार्ड आती है। लेकिन जो बच्चे हिंदी को बहुत इजी समझते हैं वो अभी ही सुन लो कान खोल कर के, हिंदी इज़ नॉट एज ईजी एज यू थिंक। ओके, सो हिंदी को भी काफ़ी मजबूती से पकड़ कर चलना। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश बहुत अच्छा है, इंग्लिश में आप आराम से बहुत अच्छी तरीके से पास हो सकते हो। बट द मेन थिंग इज़, इंग्लिश सब पास हो जाते हैं, लेकिन अगर मैं इंग्लिश ग्रामर की बात करूँ, भाई ग्रामर में बहुत टॉपिक्स है। मैं आप लोगों को खुश फहमी में नहीं रखूँगी कि ये सब कुछ ईजी है, ये सब कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं आप लोग सबको बता रही हूँ कि 10th स्टैंडर्ड में जाकर आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर किस तरीके से इम्पोर्टेंस देना है, और कब से आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है आपका 10th स्टैंडर्ड। सबसे पहले देखो, मैंने आपको लैंग्वेजेस बता दिए, 3 लैंग्वेजेस जो हैं, राइट। तो देखो, ग्रामर काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी इजी भी, मैं दोनों बोलूँगी, क्योंकि ऐसे सारे टॉपिक्स तो नहीं जो हार्ड हैं, तो कुछ टॉपिक्स हार्ड भी हैं, कुछ टॉपिक बहुत इजी भी हैं। ठीक है। सो आपको देखो, क्लॉजेज और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच, फिर काइंड ऑफ सेंटेंसेस, मैंने सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। बाय द वे, लास्ट में मैं आप लोगों को ये भी बताने वाली हूँ कि आपको क्या कोचिंग लेनी चाहिए, क्या आपको ट्यूशन कोचिंग क्लासेस में जाना चाहिए 10th स्टैंडर्ड के लिए या नहीं। ठीक है, तो वो मैं लास्ट में बताऊँगी आपको। सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी। तो ग्रामर आप लोगों को बहुत पक्का करना है। ठीक है। ओके, सो आप सब लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं, अभी चल रहा है अप्रैल। ओके, सो आज है अप्रैल 16 ऑफ अप्रैल है आज। तो एक बात ध्यान रखना, आप सब लोगों को 20 ऑफ अप्रैल से अपना 10th स्टैंडर्ड आई फील लाइक स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, आपको अपना 10th स्टैंडर्ड स्टार्ट कर देना चाहिए, जिसमें आप सभी लोगों को साइंस और मैथ्स, देखो अब मैं आपको बताती हूँ साइंस और मैथ्स का रहस्य। ठीक है, यहाँ पर देखो,
साइंस और मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो साइंस और मैथ्स दोनों में से ही यहाँ पर साइंस भी मैथ्स भी डिवाइडेड है, मैथ्स 1 में मैथ्स 2 में, वैसे ही साइंस भी डिवाइडेड है आपका 1 में और 2 में। मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर 1 और 2, जिसमें से ये होगा आपका फिज़िक्स और केमिस्ट्री, और ये होगा आप लोगों का बायोलॉजी, ये होगा आपका अलजेब्रा, और ये होगा आपको ज्योमेट्री, जिसमें आई डोंट नो व्हाई सब बच्चे ज्योमेट्री से डरते हैं। सब बच्चे ज्योमेट्री को देखकर बहुत डर जाते हैं, बहुत टेंशन में भी आ जाते हैं कि भाई हम ज्योमेट्री में करेंगे तो करेंगे क्या, ज्योमेट्री तो हम लोगों को आती ही नहीं है, ज्योमेट्री सब ऊपर से आती है। भाई मुझे यही तो समझ में आता कि क्यों ऊपर से जाती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ, जो भी बच्चे सोचते हैं कि अलजेब्रा बहुत ईजी, ज्योमेट्री बहुत हार्ड है, ऐसा नहीं है। आप गलत टीचर से पढ़ रहे हो, या वो गलत पढ़ा रहे हैं, या उनको इजी ट्रिक नहीं आती जिनसे आप पढ़ रहे हो, क्योंकि हर बच्चा ज्योमेट्री में पास हो सकता है अगर वो चाहे तो। ठीक है, ज्योमेट्री मैंने अपने चैनल पे भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री देखना चाहो, सर्कल देखना चाहो, और ज्योमेट्रिक सर्कल देखना चाहो, सिमिलैरिटी देखना चाहो, और फिर आपका हो गया मेंसुरेशन का देखना चाहो, तो मैंने सब चीज़ अपलोड की हुई है। बट मैं भी अपलोड और भी करूँगी आगे जाकर न्यू बैच के लिए भी। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल में वीडियोज़ देख सकते हो। एनिमेशन की तरह भी मैंने वीडियो बनाया, बट ट्रिग्नोमेट्री के लिए, बिकॉज सब बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डरते हैं। ठीक है, अलजेब्रा बहुत ईजी है एज़ यूजुअल, बेचारा अलजेब्रा। अगर मैं साइंस की बात करूँ तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री, फिज़िक्स में बहुत इजी है फिज़िक्स, बट अगर वेटेज की तरह देखें तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो ग्रेविटेशन है, जो फिज़िक्स का एक चैप्टर है, वो काफ़ी इजी है। उसमें सिर्फ और सिर्फ छोटे ब्रीफ आंसर्स ही हैं। केमिस्ट्री में केमिकल्स इंक्लूड होते हैं, बायोलॉजी में आपका नेचर के बारे में बात होती है। ठीक है, तो आप लोगों को ना क्या करना चाहिए, साइंस के प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जैसे अभी सपोज़ करो अप्रैल चल रहा है, मैं अप्रैल को इग्नोर कर देती हूँ, ठीक है। सपोज़ करो मैं अप्रैल को यहाँ पर इग्नोर कर रही हूँ, मैं मई से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, ये आपकी मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ आपको, मई से बता रही हूँ, अप्रैल मई। तो देखो मई जून जुलाई, अगर मैं यहाँ पर ये 3 महीने पकड़ती हूँ, मैं यहाँ पर अगर 3 महीने ले रही हूँ, सो आप लोगों के 3 महीने में, ठीक है, 3 मंथ्स में आपके साइंस के 4 चैप्टर ऑफ कोर्स पक्का हो जाने चाहिए। ठीक है, 4 या 5 चैप्टर आपके हो जाने चाहिए, किसके, साइंस के। ठीक है, कब से लेकर कब तक, मई से लेकर जुलाई तक। ठीक है, मई से लेकर जुलाई तक। ठीक है, देखो मैं अगर बात करूँ साइंस 1 में, तो साइंस 1 में है आपके 10 चैप्टर, साइंस 2 में आपके 10 चैप्टर, तो देखो भाई 20 चैप्टर है आपके पूरा साइंस को मिलाकर। और वैसे ही इसमें है आपके अलजेब्रा में आपके 6 चैप्टर, और इसमें है आपके 7 चैप्टर, तो इसको मिलाकर 13 चैप्टर हुए, राइट। अब देखो मैंने बता दिया कि मई से लेकर जुलाई तक आपको 4-5 चैप्टर साइंस के पक्का करने के हैं, चाहे आप 2 चैप्टर इसके ले लो साइंस 1 के, और 3 चैप्टर बायोलॉजी को ले लो। और अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो आपको मैथ्स में मई से लेकर जुलाई तक आपको इसके अलजेब्रा के आपके अलजेब्रा के 2 चैप्टर पक्का हो जाने चाहिए, और ज्योमेट्री के भी 2 चैप्टर हो जाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी होगा 4 चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 और ये 2। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आप और अच्छा करो, तो देखो हिस्ट्री के आपके जो टेक्स्ट बुक में है वो हैं आपके 9 चैप्टर हैं। ठीक है, और जो सिविक्स है, मतलब पॉल साइंस जो है, सिविक्स जो है, उसके हैं आपके 5 चैप्टर, मतलब पूरे मिला के आपके 14 चैप्टर इसके भी हैं। इसके पूरे के पूरे 14 चैप्टर आपको लिटरली कवर करना है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप इसके 2 चैप्टर कर लोगे और इसका 1 चैप्टर कर लोगे, तो मतलब इसके 3 चैप्टर अगर आप ये 3 महीने में कर दोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, आपका पूरा साल स्मूथली जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी में सिर्फ और सिर्फ 9 ही चैप्टर्स हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूँ ज्योग्राफी, तो आप उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लो थोड़े बहुत, और थोड़ा बहुत मैप कर लो। मैप क्या करो ना, मैप ना आपका इंडिया और ब्राज़ील का आएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको इंडिया एंड ब्राज़ील का है। ठीक है, तो आप लोग क्या करो ना, आप लोग देख लो कि सपोज
सपोज़ यहाँ पर ये मेरा इंडिया है, तो यहाँ पर मैं सपोज़ मेरे को यहाँ पर समझ में आया तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। तो इस तरीके से आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपका इंडिया में कौन से स्टेट्स हैं। अगर आप लोग इन 3 महीने में आपको कुछ मैप के बारे में करना है। वैसे अगर आप चाहते हो ब्राज़ील का भी करना, तो ब्राज़ील है यहाँ पर, तो साओ paulo, रियो डी जेनेरो, फिर यहाँ पे कैटिंगा, फिर यहाँ पे अमेजोनस, ठीक है, यहाँ पे मिनिस गिरीज, ठीक है, फिर यहाँ पे मोटो ग्रोसो, फिर यहाँ पर एरियाना, ओके, फिर रोराइमा। इस तरीके से आपको इस तरीके से स्टेट्स याद करने हैं सारे के सारे, ठीक है। तो इस तरीके आपको स्टेट्स भी याद करने हैं। फाइन। सो ये सब लोगों को मई से लेकर जुलाई तक इस तरीके से याद करना है। अगर आप थोड़ा सा स्लो जाना चाहते हो सबके, अगर आप लोग -1 भी करोगे तो भी आपको काफ़ी स्मूथली चला जाएगा, ठीक है। जो भी बच्चों को अच्छे से पास होना है 10th स्टैंडर्ड के लिए, 10th स्टैंडर्ड में, तो उनको पहले मैं बता दूँ कि छुट्टियों को वेस्ट मत करना। देखो उसके बाद आपको 3-4 महीने की छुट्टी ऑफ कोर्स मिलेगी, आप लोग उसमें फुल एंजॉयमेंट करना, पूरी कसर अपने एंजॉयमेंट की उस छुट्टियों में निकाल देना। लेकिन अगर अभी आप बात करोगे, आप 9th स्टैंडर्ड में हो, आपके 10th स्टैंडर्ड में अभी आप जाने वाले हो, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। 1 महीना फ्री एंजॉय करो, पूरा एंजॉय कर लो, ठीक है। अप्रैल तक मैं बोलती हूँ, अप्रैल एंजॉय कर लो, मई से स्टार्ट कर लो अच्छे से, ठीक है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका आई बेट बहुत अच्छे जाएगा। और अगर मैं बात करूँ कि एक दिन में हमें कितना पढ़ना चाहिए, ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर हमें एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए, तो मैं वो बता देती हूँ। देखो अगर मैं 1 मई से गिनती हूँ, ठीक है, तो अगर आप एक दिन में सिर्फ 3 या 4 घंटा पढ़ोगे, सिर्फ 3 या 4 घंटा, अगर आप सुबह में उठकर पढ़ते हो, सपोज़ करो अगर आप सुबह में ही 9 बजे से 9, 10, 11, 12, ठीक है, 12 बजे तक बस पढ़ोगे तो आपका यहाँ पर 3 घंटा हो जाएगा। फिर उसके बाद कभी भी आप खेलते कूदते या तो रात में 10 बजे से 11 बजे तक पढ़ लो, मर्ज़ी तो आपकी है, ठीक है, ठीक है। 10 बजे से 11 बजे तक पढ़ लो तो यहाँ पर हो गया आपका 1 घंटा, तो हो गया ना आपके पूरे यहाँ पे 4 घंटे। इस तरीके से आप लोग रोज़ का एक रूटीन बना दो कि भाई मेरे को ये करने का है। अगर आपको क्या करने का है ना, और एक बात, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको डेली मैथ्स करना है, ठीक है, डेली मैथ्स करना है, डेली के डेली। और जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है वो चाहे तो ऑल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हैं, एक दिन छोड़कर, ठीक है, एक दिन छोड़कर भी आप मैथ्स कर सकते हो ऑल्टरनेट डेज पर। लेकिन आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है तो आपको डेली मैथ्स करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, वेरी गुड। साइंस के लिए आप लोग रीडिंग बहुत करो, हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और डायग्राम्स की प्रैक्टिस आप बाद में कर सकते हो अक्टूबर और अगस्त सितंबर के महीने में, ठीक है। अब एक सवाल जो नया आता है कि क्या हम लोगों को कोचिंग में जाना चाहिए या नहीं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड करता है एक बच्चे के ऊपर, ठीक है, ये एक डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर, ठीक है। अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है, वो पूरा दिन फ़ोन में बिज़ी रहता है, ठीक है, ठीक है, अगर कोई बच्चा पढ़ाई ही नहीं करता है, फ़ोन में बिज़ी है, तो ऑफ कोर्स आपको कोचिंग में जाना चाहिए। अगर आप सीरियस अपने पढ़ाई में अभी भी 10th में आके नहीं हो, सो आपको कोचिंग में जाना चाहिए। उसके बाद अगर फिर भी आप पढ़ाई नहीं करते हो तो देखो कितनी सारी कोचिंग 8-9 घंटे की भी होती है, कितनी सारी कोचिंग 2 घंटे की होती है, कितनी सारी कोचिंग 4 घंटे की होती है। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट की पढ़ाई के ऊपर, स्टूडेंट की कैपेबिलिटी के ऊपर, और स्टूडेंट की पूरा एफिशिएंसी के ऊपर कि बच्चा कितना देर तक पढ़ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ एक चैप्टर याद करने के लिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी, एवरीथिंग, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपका यूट्यूब के बारे में, तो मैं बताती हूँ आपको यूट्यूब इज़ बेस्ट। चाहे आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, अगर आपके अंदर बस एक छोटी सी वो आ गया स्पार्क कि नहीं मेरे को पढ़ने का है, मेरे को अच्छे मार्क्स लाने, तो आप यूट्यूब से पढ़ाई करो। मैं बताती हूँ आप लोग यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट सब सर टीचर्स ने बनाए हुए हैं। मेरे चैनल में भी इनफैक्ट बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप लोग कोई भी चैनल से आकर देख सकते हो। अगर आप हो कि मेरे को आ सकता है, अगर मैं यूट्यूब वीडियोस देखूँगी, आप 9th स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा माइट भी कि यूट्यूब में कितना अच्छे सब लोग ईजी करके पढ़ा देते हैं। सो आप लोग ऑफकोर्स यूट्यूब में से पढ़ाई कर सकते हो, या तो अगर आपको कोचिंग की ज़रूरत है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ही डाउट्स आते हैं,
सो येस, आप लोग कोचिंग ले सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि आपको अपना 10th स्टैंडर्ड की शुरुआत किस तरीके से करनी चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा था, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सब बच्चे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। और यार चैनल को सब्सक्राइब करो, हम लोगों को 400 सब्सक्राइबर पे पहुँचना है।